हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरंभ एजुकेशन पर। और मैं हूं मनीष सरवैया। हमारी जो डेली स्पेशल एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है, आज इसमें एक नया लेक्चर है 21 दिसंबर। ये हमारी जो है ईमेल आईडी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन से रिलेटेड है या कोई और भी इशू है तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, फेसबुक का पेज है। यहाँ पे डेली बेसिस पर जो है एमसीक्यू अपलोड किए जाते हैं। ये हमारी जो है टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आपको वीडियो से संबंधित जो है सारी डिटेल वहाँ पे मिलेगी। तो हम अब अपने क्वेश्चन पर जाते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, नकोजी ओकोंगजो इवेला वॉज रिसेंटली सिलेक्टेड एज अ फर्स्ट वुमन डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। ओके, शी हेल फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। डॉक्टर नकोजी ओकोंगजो इवेला को हाल ही में विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक के रूप में चुना गया था। वह निम्नलिखित में से किस देश की निवासी है। ओके, तो इसमें हमें ऑप्शन में जापान, नाइजीरिया, इथोपिया, इजिप्ट दिया हुआ है। अब बताइए, एक बार पॉज करके इसको अटेम्प्ट जरूर करें कि कौन से देश की निवासी है नकोजी ओकोंगजो इवेला। देखिए मैं बताता हूँ दोस्तों, इसमें जो हमारा आंसर से बनता है वो है नाइजीरिया। ओके, वो नाइजीरिया की है। ओके, अब नाइजीरिया जो है उसका क्या कैपिटल है, अबूजा। अब हमें ऑप्शन में जापान दिया हुआ है, जापान टोक्यो। इथोपिया, इथोपिया के अदीस अबाबा। फिर यहाँ पे इजिप्ट है, तो इजिप्ट का जो है वो है कायरो। ओके। अब देखिए दोस्तों, अब WTO के बारे में कुछ भी जान लीजिए आप, जो बेसिक बातें हैं जिसके बारे में क्वेश्चन कई बार आते हैं, जैसे उसकी स्थापना कब हुई थी और WTO के पहले उसका क्या नाम था, ओके, वगैरह वगैरह। देखिए, अब जो WTO जो बना दोस्तों, उससे पहले उसको गेट के नाम से जाना जाता था। ओके, WTO जो बना उसके पहले उसको जो है गेट GATT के नाम से जाना जाता था। ओके, अब GATT क्या है, ए जनरल एग्रीमेंट ऑन, पहले आएगा टैरिफ, फिर आएगा ट्रेड। ओके, ये कब बनाया गया था, गेट गेट बनाया गया था 1948 को। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो पूरे विश्व के जो इकोनॉमिस्ट थे उसने सोचा कि अब गेट जो है वो उतना काबिल नहीं रहा कि पूरी दुनिया की जो है वो ट्रेड को ये संभाल पाए। ओके, उसको रेगुलेशन कर पाए, तो उसके लिए कोई नई जो है एक संस्था बनानी चाहिए। तो ये जो है पूरा इसके लिए एक डेवलपमेंट हुआ। फिर 1986 को, अब देखिए पहले मैं आप WTO जो है, अब क्या हुआ कि 1986 में जो एक बैठक, एक कॉन्फ्रेंस होना, बैठक होना शुरू हुआ। कहाँ पे, यूरुग्वे के अंदर। यूरुग्वे कहाँ है, साउथ अमेरिका के अंदर। ओके, तो यूरुग्वे के अंदर बैठक शुरू हुई। कब हुई, 1986 से जो है बैठक वहाँ पे बुलानी शुरू हुई। और वो कब तक चली, 1994 तक चली। कितने साल हुए दोस्तों, 8 साल हुए। तो इसको 8 उरुग्वे राउंड के नाम से भी जाना जाता है इसको। ओके। और इसमें क्या हुआ कि 8 उरुग्वे राउंड हुआ, और इस 8 साल की जो चर्चा के बाद जो है फिर 15 अप्रैल 15 15 अप्रैल 1994 को इस सारे लोगों ने जो है 8 साल का पूरा डिस्कशन हुआ, उसमें फाइनल जो है 15 अप्रैल 1994 को साइन हुआ। कहाँ पे साइन हुआ, जो है मराकस जो है, कहाँ, मोरक्को का जो मराकस है वहाँ पे ये एग्रीमेंट साइन हुआ 15 अप्रैल 1994 को। और वहाँ पे फाइनलाइज किया गया कि अब गेट की जगह के जो है WTO को लाया जाएगा। ओके,
और एक कब साइन हुआ? 15 अप्रैल 1994 को। कहाँ हुआ? मरक्कस, मोरक्को में। ओके, और इसकी वजह से इसको मरक्कस एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ओके। अब देखिए फिर फाइनल इसको जो है WTO वो अस्तित्व में आया, वो कब आया? फाइनल जो WTO अस्तित्व में आया दोस्तों वो है 1 जनवरी 1995 को जो है अस्तित्व में आया। ओके। तो इसमें हमारा दोस्तों आंसर जो बनता है वो है नाइजीरिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। ये जो है अभी जो पहली महानिदेशक चुनी गई WTO की, नकोजी ओकोंजो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फेडरल फीचर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है? तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एकल संविधान, बाइकैमरलिज्म, द्विसदनीय, फिर इंटीग्रेटेड जुडिशरी, एकीकृत न्यायपालिका। तो कौन सा ये फीचर है जो ये बताता है कि ये भारत जो है फेडरल फीचर है, मतलब संघीय विशेषता इसमें भारत में है? तो एक यहाँ पे ऑप्शन में 1 and 2, 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। ओके, सारी की सारी। तो कौन सा है, एक बार पॉज करके इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें दोस्तों ज़रूर। इसमें जो हमारा आंसर बनता है वो है बी ओनली, 2 ओनली। ओके, हाँ, क्योंकि 2 सदन होना दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पार्लियामेंट में देखा जाए तो लोकसभा है, राज्यसभा है। ओके, तो ये 2 सदन है तो एक संघीय फीचर है, एक संघीय विशेषता है। लेकिन इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो है, एकीकृत न्यायपालिका होना, मतलब कोई एक यूनिट की बात की जाती है, यूनिटरी की बात की जाती है, तो यूनिटरी जो है वो वाइसा वर्सिस है किसके? फेडरल स्ट्रक्चर के। ओके, हाँ, तो इस वजह से जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है वो इसका फेडरल फीचर नहीं है। और वैसे इस सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कोई एक सिंगल चीज़ होती है, एक यूनिटरी होती है, तो वो कभी फेडरल फीचर नहीं हो सकता। ओके, तो इसमें हमारा बी ओनली बनता है आंसर। ये भी देख लीजिए कौन सा फेडरल फीचर है। तो जो 2 गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके बीच में डिवीज़न ऑफ पावर हुआ है, जैसे 7th शेड्यूल में जो है यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है, तो डिवीज़न ऑफ पावर है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जटिल है कॉन्स्टिट्यूशन, इतनी आसानी से जो है उसको नहीं बदला जा सकता, तो ये एक उसका फेडरल फीचर है। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, मतलब जो है स्टेट से संबंधित, अगर स्टेट और सेंटर से रिलेशन से संबंधित अगर कोई संशोधन करना है तो जो है 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, और आधे राज्य 50% जो है राज्य की भी 50% राज्य की भी सहमति चाहिए होगी। ओके, तो ये किसका फेडरल फीचर है दोस्तों। फिर बाइकैमरलिज्म, ये हमारे ऑप्शन में था, ये भी इसका एक फेडरल फीचर है। अब यूनिटरी फीचर कौन सा है ये भी जान लीजिए, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होना, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का होना, फिर सिंगल सिटीजन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होना। जैसे फ्लेक्सिबल मान लीजिए कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जो जिसमें है कि आप जो सेंटर जो है राज्य की सीमा को बदल सकता है, 2 राज्यों को एक करके नया राज्य बना सकता है, एक राज्य से में से अलग करके दूसरा राज्य बना सकता है। ओके, तो ये जो है इसमें 50% राज्यों की सहमति की कोई ज़रूरत नहीं रहती, तो ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फिर इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, एक ही जुडिशरी है, एक वो उसमें जो है संघीय स्ट्रक्चर नहीं है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ द यहाँ पे एक रह गया दोस्तों, हाँ, अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया जाता है स्टेट के अंदर वो। फिर ऑल इंडिया सर्विस जो है IAS है, IPS है। ओके, और इमरजेंसी प्रोविंस जो है ये भी जो है एक यूनिटरी फीचर है, क्योंकि अगर इमरजेंसी लग जाती है तो फिर जो है स्टेट के
स्टेट लिस्ट के अंदर भी सेंटर लो बना सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, अब हमारा नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एमोलमेंट एंड प्रिविलेज ऑफ, मतलब एमोलमेंट मतलब वेतन और प्रिविलेज मतलब विशेषाधिकार जो है वो सेकंड शेड्यूल में दिया गया है। तो किसके वेतन के बारे में बात की गई और किसके प्रिविलेज के बारे में बात की गई। तो स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन स्टेट, मतलब जो विधानसभा है उसका जो स्पीकर है, फिर प्राइम मिनिस्टर है, जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड लोकसभा। तो किसके प्रिविलेज और किसके वेतन के बारे में जो है सेकंड शेड्यूल में कहा गया है। ओके, तो एक बार इसको पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करें दोस्तों। इसमें जो हमारा आंसर बनता है वो है, एक तो जो है स्पीकर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का, और जो है एक जज है जो हाई कोर्ट के है, उसको उसको जो है उसका वेतन और उसके विशेष अधिकार उसका ये सेकंड शेड्यूल में दिया हुआ है। ओके, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ओपोजिशन लोकसभा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक अलग एक्ट है दोस्तों। और इसमें हमारा आंसर बनता है ए 1 and 3 ओनली। इसके बारे में भी जान लीजिए आप। जो प्राइम मिनिस्टर को जो है वेतन दिया जाता है उसके लिए एक एक्ट है दोस्तों, सैलरी एंड अलाउंस एक्ट 1952। ओके, इसके तहत इसको जो है सैलरी और अलाउंस मिलता है। फिर लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए है दोस्तों सैलरी एंड अलाउंस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट। एक्ट 1977, इसके तहत जो है इसको उसकी सैलरी और अलाउंस मिलते हैं। ओके, अब दोस्तों जो है शेड्यूल के बारे में यहाँ पे आया हुआ है, तो शेड्यूल के बारे में भी जान लीजिए दोस्तों। पहला जो शेड्यूल है वो क्या कहता है, वो कहता है संघ देश का नाम क्या होगा और राज्य के बारे में ये बताता है। ओके, और दूसरा शेड्यूल क्या कहता है, दूसरा शेड्यूल कहता है यहाँ पे देखिए अलाउंस के बारे में। फिर एक और बात, इससे भी पहले एक और बात जान लीजिए आप, ये मैं शेड्यूल आपको बाद में बताता हूँ। इससे पहले एक और बात जान लीजिए आप कि सेकंड शेड्यूल के अंदर किन के अलाउंस और सैलरी की बात की गई। कहाँ पे, सेकंड शेड्यूल के अंदर। किसकी से, एक तो जो है, एक तो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर किसके, लोकसभा एंड राज्यसभा के। ओके, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन कहाँ के, लोकसभा, माफ़ कीजिएगा थोड़ी गलती होगी यहाँ पे, मैं फिर इसको मिटा देता हूँ। स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा। ओके, फिर वैसे ही चेयरमैन और डेप्यूटी स्पीकर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, और चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के। ओके, ये हो गए। फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जज और केग, इसकी भी जो है सैलरी यहाँ से ही होती है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ जो है शेड्यूल के बारे में। अब शेड्यूल के बारे में जान लीजिए दोस्तों। फर्स्ट जो शेड्यूल है वो किसके बारे में बताता है, देश का नाम और स्टेट के बारे में बताता है। दूसरा शेड्यूल किसके बारे में बताया था, अभी मैंने बताया आपको, जो अलाउंस और सैलरी जो है उसके बारे में बताया जाता है। तीसरा शेड्यूल जो है, थर्ड शेड्यूल जो बताता है ओथ एंड एफर्मेशन के बारे में, शपथ जो ली जाती है उसके बारे में। फोर्थ शेड्यूल किसके बारे में बताता है, फोर्थ शेड्यूल बताता है दोस्तों कि जो राज्यसभा के लिए जो स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से जो सीट तय की जाती है राज्यसभा के लिए, वो इसमें लिखा हुआ है। अब पाँचवें शेड्यूल के अंदर क्या है ये भी जान लीजिए। अब पाँचवें शेड्यूल के अंदर है एडमिनिस्ट्रेशन करना एंड कंट्रोल करना, किस कहाँ पे, एक तो शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब एरिया।
इसका जो है कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन करना है। 5वें शेड्यूल के अंदर कौन आता है? 5वें शेड्यूल के अंदर दोस्तों आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम को छोड़कर 10 राज्य है जहाँ पे ट्राइब है, और उसके 10 राज्य के अंदर ट्राइब जो है वहाँ पे, जहाँ पे 5वां शेड्यूल लगा हुआ है। ओके, अब ये जो आसाम है, त्रिपुरा है, मेघालय, मिज़ोरम, वो उसका जो संचालन है उसके बारे में लिखा हुआ है शेड्यूल 6 में अंदर। ओके, अब मैं 5th शेड्यूल के अंदर जो 10 राज्य है उसके बारे में आपको बताता हूँ, जो आपको एक ट्रिक है जिससे आपको याद रह जाएगा। अब देखिए, ये देखिए, एक अगर एक आप यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, एक लाइन यहाँ से खींच दीजिए। ओके, अब देखिए, यह जो 5th शेड्यूल जो है उसके अंदर 10 राज्य है। मैं 10 राज्य आपको गिनवा देता हूँ। देखिए, ये गुजरात एक हो गया, यहाँ से नीचे जाइए महाराष्ट्र हो गया 2, यहाँ से नीचे जाइए तेलंगाना हो गया 3, यहाँ से नीचे जाएंगे आंध्र प्रदेश हो गया 4, हो गए 4, एक लाइन में 4 आ गई। ओके, अब देखिए यहाँ से एक लाइन खींची हुई है तो यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ओके, 4 हो गए। एक यहाँ पे झारखंड के अंदर और एक हिमाचल प्रदेश। कितने हो गए? 4 4 8 और 2 10 हो गए। यहाँ से एक लाइन खींचिए, एक यहाँ से एक लाइन खींचिए, तो इसकी लाइन में जितने स्टेट आ रहे, यहाँ पे लाइन में जितने स्टेट आ रहे, वो जो है 5th शेड्यूल के अंदर आते हैं। ओके, वहाँ पे ट्राइबल का जो है संचालन 5th शेड्यूल के तहत किया जाता है। ओके, अब 6th शेड्यूल जो है यहाँ पे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, यहाँ 6th शेड्यूल यहाँ पे जो है लागू है। ओके, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका कंट्रोल करने का काम 6th शेड्यूल के तहत होता है। अब 6th शेड्यूल के बाद इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। 7th शेड्यूल क्या कहता है दोस्तों? 7th शेड्यूल जो है वो बात करता है लिस्ट के बारे में। 7th शेड्यूल कौन सी लिस्ट? वो स्टेट सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, ओ कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, और 8वां शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? 8वां जो शेड्यूल है दोस्तों वो बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, जिसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, 22 लैंग्वेज है। ओके, अब 9वां शेड्यूल क्या बात करता है? 9वां जो शेड्यूल है वो जो है दोस्तों, उसको कब लाया गया था ये जान लीजिए पहले आप। पहला जो संशोधन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, पहला जो संशोधन है वो 9वां संशोधन, वो 9वें शेड्यूल के लिए किया गया था। पहला संशोधन अमेंडमेंट एक्ट कब किया गया? 1951 के अंदर फर्स्ट। और उसके तहत क्या किया गया? जो है ज़मींदारी सिस्टम को जो है अबॉलिश किया गया। फिर लैंड रिफॉर्म लाए गए। ओके, और इसके तहत एक और काम किया गया, जो लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए इस लॉ को जो है, जो नया पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता था, इसको 9th शेड्यूल में रख दिया जाता था। और उससे क्या होता है कि जुडिशियल रिव्यू से बचा जा सकता था। ओके, लेकिन फिर इसको भी जो है ये भी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका ये भी फेल कर दिया, क्योंकि IR को हेलो जो केस आया दोस्तों, उसके अंदर 2007 के अंदर उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन डिसीजन जो है जुडिशरी की हिस्ट्री में दिया गया, और उसमें क्या कहा गया कि एक तारीख दी गई, और उस तारीख कौन सी थी? वो तारीख थी 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी लॉ जो है वो डाले गए 9th शेड्यूल में, उसका जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। ओके, अब 10वां शेड्यूल के बारे में जान लीजिए आप दोस्तों। 10वां शेड्यूल जो है वो बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। किसके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है? वो 10वां शेड्यूल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो स्टेट असेंबली के जो मेंबर है उसके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। और उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में जो है डिफेक्शन जो है, मतलब दल बदल से अगर उसका डिस्क्वालीफाई उसको किया जाएगा। ओके, अब ये कब लाया गया 10वां शेड्यूल? वो 52वां संशोधन किया गया 1985 में दोस्तों, तब इसको लाया गया। ओके, और उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको 10 शेड्यूल तक बता दिया। अब 10वें शेड्यूल के बाद अब आता है 11वां शेड्यूल। ओके, अब इसके बारे में जान लीजिए। फिर एक रह जाता है 11वां जो शेड्यूल है दोस्तों, वो जो है वो कब लाया गया? वो लाया गया 73rd जो अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जो लाया गया,
और वो किसके बारे में था, पंचायत के बारे में था। और पंचायत का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसकी जो अथॉरिटी होगी, उसके बारे में ये बात करता है। ओके, और फिर जो है इसको 18 सब्जेक्ट दिए हुए हैं जिसके ऊपर ये लॉ बना सकते हैं। और फिर 12वां शेड्यूल जो है वो कब लाया गया, वो 74th अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1982 के अंदर, और वो म्यूनसिपैलिटी के बारे में बात करता है। और उसके तहत जो है 18 सब्जेक्ट इसको दिए गए दोस्तों। और यहाँ पे एक आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे 29 सब्जेक्ट जो है ये पंचायत को दिए गए। ओके, तो 12 शेड्यूल हो गए हमारे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्या क्वेश्चन है, द बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग कनिष्का एंड प्रिसाइडेड बाय द वासुमित्रा। एट दिस काउंसिल बुद्धिज्म अंडरवेंट एंड स्प्लिट इनटू टू सेक्ट, महायाना एंड हीनयाना। मतलब जो एक बुद्धिस्ट काउंसिल हुई जिसको कनिष्क ने करवाया, वहाँ पे वासुमित्रा जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, और वहाँ पे 2 सेक्ट हुए, महायान हीनयान। तो ये किस बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें जो आंसर हमारा बनता है दोस्तों वो फोर्थ काउंसिल है। ओके, फोर्थ जो काउंसिल है वो कनिष्क ने करवाई थी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कनिष्क ने करवाई थी। ओके, और वहाँ पे वासुमित्रा जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट थे। फिर कहाँ करवाई थी, 42 AD में करवाई थी। कहाँ करवाई थी, कश्मीर के अंदर करवाई थी। ओके, और यहाँ पे हीनयान और महायान 2 सेक्ट डिवाइड हुए थे। अब दोस्तों एक यहाँ पे ये भी जान लीजिए, फर्स्ट के बारे में भी जान लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बारे में भी आप जान लीजिए साथ में। फर्स्ट जो हुई थी वो किसने करवाई थी, वो करवाई थी अजात शत्रु ने करवाई थी। कहाँ करवाई थी, राजगिरी के अंदर करवाई थी। और कब करवाई थी, 483 BC में करवाई थी। और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट थे दोस्तों महाकश्यप। ओके, यहाँ पे प्रेसिडेंट थे। और अजातशत्रु जो है दोस्तों वो आते हैं हरियंका डायनेस्टी से। हरियंका डायनेस्टी, और इसके पिता कौन थे अजातशत्रु के, वो थे बिंदुसार। ओके, वो इसके पिता थे। और बिंदुसार जो कौन है, वो हरियंका डायनेस्टी का संस्थापक है। ओके, और बिंदुसार के समय में भगवान बुद्ध और महावीर हुए थे। ओके, अब सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाई, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है दोस्तों वो करवाई काल अशोक ने। काल अशोका ने करवाई। और यहाँ पे कौन प्रेसिडेंट थे, सब्बा कमी यहाँ पे प्रेसिडेंट थे। कब करवाई, 383 में BC में करवाई। ओके, अब ये जो काल अशोक है वो शिशुनाग डायनेस्टी से बिलोंग करता है दोस्तों। और शिशुनागा ने जो है, शिशुनाग डायनेस्टी जो है हरियंका डायनेस्टी के बाद शिशुनागा डायनेस्टी उसने इसकी स्थापना की थी। ओके, अब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में भी जान लीजिए दोस्तों आप। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो किसने करवाई, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई अशोका ने करवाई दोस्तों। और कहाँ करवाई, वो करवाई पाटलिपुत्रा के अंदर करवाई। और वहाँ पे कौन थे प्रेसिडेंट, वहाँ पे प्रेसिडेंट थे मोगालिपुत्तस। ओके, और कब करवाई, 250 ईस्वी में करवाई। ओके, BC करवाई। अब अशोक के बारे में बताओ तो दोस्तों अशोक जो है वो बिंदुसार, इससे पहले जो मैंने बताया वो बिंबिसारा था दोस्तों। ओके, वो हरियंका डायनेस्टी का फाउंडर था बिंबिसारा। और बिंदुसारा जो है वो यहाँ पे मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करता है। और वो किसका जो है पुत्र है, वो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है बिंदुसार। ओके, और फिर उसका जो बेटा है वो अशोक है। ओके, मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, वो नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन, इसमें फोर्थ आंसर हमारा सही बनता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द मेन डिमांड फॉर द बारडोली सत्याग्रह ऑर्गेनाइज अंडर द लीडरशिप ऑफ वल्लभ भाई पटेल। मतलब वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप में जो सत्याग्रह हुआ था, बारडोली सत्याग्रह, उसकी मेन डिमांड क्या थी, राइटिंग ऑफ पीजेंट डेट, फिर गारंटिंग लैंड ओनरशिप राइट टू टीलर,
granting the land ownership right to tiller, release of the political prisoner arrested during the non-cooperation movement, और withdrawal of enhanced land revenue। अब ये पिजन का जो है वो डेट माफ़ किया जाए, मतलब जो टीलर मतलब जो जोतता है फार्म के अंदर उसको जो है लैंड का ओनरशिप दिया जाए। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जितने पॉलिटिकल प्रिजनर पकड़ के उसको छोड़ा जाए, और विद्रोल जो वापस ले लिया जाए जो लैंड रेवेन्यू बढ़ाया है। ओके, तो इसमें कौन सा सही है दोस्तों? इसमें जो हमारा आंसर बनता है वो है डी। अब क्या हुआ था कि 1926 में इस आंदोलन को शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था दोस्तों? शुरू किया गया था कि जो लैंड रेवेन्यू में 30% की बढ़ोतरी कर दी गई थी। ओके, और फिर इसके खिलाफ जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है एक आंदोलन छेड़ा था, और 13 उसके लिए 13 छावनियाँ मतलब 13 जो है कैंप बनाए थे। ओके, और एक पूरी मूवमेंट खड़ी की थी, और उस वजह से बारडोली की जितनी महिलाएँ थी, जो वीमेन थी, उसने जो है सरदार पटेल को सरदार का टाइटल दिया था वहाँ पर। ओके, फिर कांग्रेस की एक कमेटी बारडोली इंक्वायरी कमेटी भी बैठी थी यहाँ पे, और उसने भी कहा था कांग्रेस की तरफ से कि उसने जो है अनजस्टिफाइड है, इसका जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता, ऐसा जो है ये लैंड रेवेन्यू जो बढ़ाया गया था। फिर क्या हुआ कि अगस्त 1928 में मामला बहुत उग्र हो गया, तो गांधी जी भी यहाँ पे आए थे, और फिर क्या हुआ कि लास्ट में जो है एक गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी बिठाएगी, और फाइनली उस कमेटी ने भी कहा कि ये जो है 30% की बढ़ोतरी वो अनजस्टिफाइड है, इसका जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता। फिर जो है फिर क्या हुआ कि ये इसमें जो है 6% 6.03% जो है वो यहाँ तक इसको लैंड रेवेन्यू को लाया गया 30% से घटाकर। ओके, तो ये पूरा मामला था दोस्तों, और इसमें आंसर हमारा बनता है डी। ओके, ये देखिए बारडोली सत्याग्रह की पूरी तस्वीर है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर दोस्तों मिलेंगे, और मैं आपके लिए नए नए और भी क्वेश्चन लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।